Student, this is Arshad Khan from Kranchans Academy. Today we are going to solve Business Studies A-level paper, May-June 2021. Its code is 9609/32. तो आप इसका जो क्वेश्चन आपके पास होगा या आप क्वेश्चन अपने पास से देख लीजिएगा। जो इंसर्ट शीट है जिसके अंदर पूरी केस डिटेल आती है, तो वो केस स्टडी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हम सवाल पे जा रहे हैं। ठीक है जी, कि पहला सवाल क्या है। ठीक है जी, इसमें पहला सवाल है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन एनोला ऑफ टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन कंट्री क्यू। कंट्री क्यू में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके हवाले से बात करेगा। अगर उसमें से दो चेंजेस होती तो उसके एनोला के बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है क्या क्या। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखा जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चेंजेस इन रियल जीडीपी। जब जीडीपी चेंज होता है उसकी वजह से आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। फिर उसके अलावा और इसके जैसे जैसे इन्फ्लेशन बनता तो उससे प्राइस लेवल भी आपका बढ़ रहा था। अच्छा, फिर एम्प्लॉयमेंट रेट भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे कि आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जब फ़र्क पड़ेगा तो उसी हिसाब से फिर आपके जो लोगों मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या लेबर की रिक्वायरमेंट है उसका मार्केट में फ़र्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट्स भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है उस पर पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मॉनिटरिंग पॉलिसी है, ये भी सारी की सारी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आ जाती हैं। एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट की वजह से हम तमाम अपने जो मेजर्स ऑफ अ वैल्यू करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी करते हैं, तो ये भी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारी तमाम की तमाम चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर होती हैं। अच्छा, इसमें इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हमने ऊपर डिस्कस किए है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है या एक्सचेंज रेट है, तो ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे ये पड़ेगा, बिज़नेस के कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा कि बिज़नेस की कॉस्ट या तो बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह से रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी या कम होगी। कंपनी के प्रॉफिट में भी फ़र्क पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगी या कम होगी। फिर ये सब तमाम की तमाम चीज़ें जो फिर आपको जो डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होगा उसी हिसाब से आपको अपने तमाम बिज़नेस को जो डिसीजन लेने होंगे रिगार्डिंग कॉस्ट के हवाले से, रेवेन्यू या प्रॉफिट के हवाले से। ठीक। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन के हवाले से कि जैसे हमने जो देखा है, तो सबसे पहली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है क्वेश्चन में दिए गया हुआ है कि वो 3.8% तक जाएगी, कम हो जाएगी। एंड विल इम्पैक्ट ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। दिस कुड बी लिंक्ड टू द हायर लेबर टर्नओवर ऑफ एनुअल्स एक्सपीरियंसिंग। देखिए, अब ये ज़ाहिर है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि जो लेबर के रिक्रूटमेंट की उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे तमाम का तमाम जो है आपके बिज़नेस पे फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये है कि जो हमने अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हवाले से, तो ये आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सवाल में ये बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तकरीबन 5% तक जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर। तो इससे क्या होगा, जब 5% तक जाएगा तो इससे इनकम इंक्रीज़ होगी। और ये क्योंकि एनोला एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उससे इनको एक ये फ़ायदा होगा कि उनको अच्छी प्राइस मिल जाएगी वो, और अच्छी प्राइस में वो मार्केट में बेच सकती हैं। अच्छा, फिर दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अगर फ़र्ज़ करें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हम जो एनोला अगर और इन्वेस्टमेंट करना चाहे या अगर फ़र्ज़ करो अपने एक्सपेंशन में जाएगी तो उस पर उसको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से बोरिंग उसकी बढ़ जाएगी। और वह एनुअला का एक और भी प्रोग्राम है कि वो ERP अपने यहाँ इंस्टॉल करने जा रही है जिसकी जो कॉस्ट है $1 मिलियन है और वो तकरीबन 6 महीने का में उसके तक वो कवर हो जाएगा, यानी 6 महीने तक उसकी लाइफ है। तो ये भी अगर अमाउंट बोरो करती है तो उसको भी फिर देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो उसके लिए मुश्किल होगी। फिर ये कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कंपोनेंट्स एंड बैटरीज फ्रॉम कंट्री P मे बी अफेक्टेड बाय द राइजिंग वैल्यू ऑफ द करेंसी।
अच्छा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही तो उससे भी आपको इंपोर्ट करने में फ़र्क पड़ेगा कंपनी को, मगर ये कि इसमें एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्री क्यू में जहाँ पे ये एनोला बिज़नेस कर रही वहाँ पे उनकी करेंसी जो अप्रिशिएट हो रही, तो करेंसी अप्रिशिएट होने में ये फ़ायदा होगा कि जब वो बाहर से वहाँ से चीज़ें ख़रीदेंगी तो उनको वहाँ पे वो सस्ती मिल रही होंगी, क्योंकि उनके करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंट्री बी जहाँ से वो बैटरी और दूसरे कंपोनेंट खरीद रही हैं। अच्छा, प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्टेड अफेक्टेड बाय एप्रिसिएशन। अच्छा, एनोला जो है, क्योंकि ये एक्चुअली एनोला जो है ये साइकिल वगैरह बनाती हैं, तो वो अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी उनको बड़ा फ़र्क पड़ेगा, अच्छा फ़र्क आएगा, क्योंकि एनोला की जो करेंसी है वो बढ़ रही है, तो उससे उनके प्राइसिंग में भी उसको फ़र्क पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें प्राइसिंग में फ़र्क पड़ेगा। These changes can impact strategic plan to enter the shared माइक्रो मोबिलिटी मार्केट, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। अच्छा, ये तमाम की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने भी ऊपर डिस्कस की हैं, ये क्योंकि माइक्रो मोबिलिटी मार्केट है जहाँ पे छोटी साइकिलें मिल रही हैं और वो किराए पे मिल रही हैं, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़ में भी उसमें भी उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसको हम एनालाइज करें कि ये तमाम के तमाम जो इम्पैक्ट हो तो उससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले ये होगा कि रिक्रूटिंग वर्कर्स विल बी मोर डिफिकल्ट ड्यू टू लो अनएम्प्लॉयमेंट, मे फोर्स एनोला टू ऑफर वेजेस अबव द मिनिमम वेज रेट टू प्रिवेंट हाई लेबर टर्नओवर एंड टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एज आउटपुट एक्सपेंड्स। अच्छा, अगर जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो उससे एनोला के ये बिज़नेस में ये फ़र्क पड़ेगा कि उसकी जो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उसके लोग टर्नओवर ज़्यादा है, अगर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो री हायरिंग में उसको फिर ये होगा कि आपको ज़्यादा जो कॉस्टली पीपल मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो आराम से लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगी जॉब ढूंढना, तो इसलिए एनोला के लिए मुश्किल होगी। Expansion plans require financing. With an increased interest rates, it will be less attractive to borrow money as cost will be higher, reducing the return on investment. अच्छा, अगर फर्स्ट करें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कहा गया है कि उस पेपर में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी तो उससे ये होगा कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट करना, और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनको टाइमली मिलने का। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर एज एनोला यूजेस प्रीमियम प्राइसिंग। इंक्रीज डिमांड विल लीड टू हायर रेवेन्यू एंड पोटेंशियली हायर प्रॉफिट। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसका एनोला का एक फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि लोगों को जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और एनोला क्योंकि प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर रही हैं तो उनको एक ये फ़ायदा होगा कि लोग आराम से वो प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हैं, जिससे कि उनके प्रॉफिट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। Appreciation will reduce cost of batteries from country P and thus reduce cost allowing a higher profit margin. Cheaper for Enola to import components. जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अभी कंट्री पी में जो है इनकी कंट्री क्यू में जो है इनकी करेंसी की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जब इनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी तो जब ये इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट उनको सस्ता पड़ेगा। जब इंपोर्ट उनके पास सस्ते हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली कंट्री पी में जो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ जाएगा, ये कि इनको एक फ़ायदा होगा। अप्रिसिएशन विल मेक इट मोर एक्सपेंसिव for importers to purchase scooters from Enola and therefore reduce export sales. हाँ, एक्सपोर्ट में एनोला को एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात जब कंट्री क्यू की करेंसी की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब ये है कि अगर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो जब कंट्री क्यू से कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज रेट की वजह से कंट्री क्यू में इनकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1 था जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन जो है, अच्छा, ये क्वेश्चन 1 था, ये 10 नंबर का सवाल था, ये आसान सवाल था, ये कर लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, अगर आप इंसर्ट में जाएंगे, पेपर्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेबल दिया हो, तो उस टेबल से हमें कैलकुलेट करना है कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। लेबर टर्नओवर का बहुत ही आसान सवाल है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लीविंग डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तमाम फिगर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए
और क्योंकि 2 साल का 2019 और 2020 का फिगर दी हुई एग्ज़ाम में, तो हमें सिर्फ 2020 के फिगर को लेना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग जो पूरे साल में है वो 12 हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 40 हैं, और अगर हम इसके परसेंटेज निकाल लेते तो 30%। तो इसका मतलब ये कि लेबर टर्नओवर जो है अराउंड 30% है, इसको हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा लेबर टर्नओवर, ये सवाल 4 नंबर का है, सॉरी 3 नंबर का। फिर लेबर प्रोडक्टिविटी भी का भी आसान फार्मूला, इसका एनुअल आउटपुट डिवाइड बाई एम्प्लॉई। एनुअल आउटपुट कितनी है? एनुअल आउटपुट जो है उनकी है 6,000 पर मंथ उनके आउटपुट है, और अगर हम 12 साल में लेते हैं, 12 महीने के लेते हैं तो 72,000 हो जाएगी। और लेबर प्रोडक्टिविटी को अगर हम निकालने से सिंपल है कि जितनी प्रोडक्शन होती है और आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय से डिवाइड कर लें तो वो लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाती है, यानी पर लेबर कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तो 72,000 पूरे साल की इनकी प्रोडक्शन है और 40 इनके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर हम इसको 72 को 40 से डिवाइड करो तो 1800 आता है। इसका मतलब है कि पर एम्प्लॉय जो 1800 इनकी प्रोडक्टिविटी आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 2B में सवाल ये कि यू मे रेफर टू योर रिजल्ट टू ए एंड अदर इंफॉर्मेशन, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एनुअलाइज्ड अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से हमें बात करनी है कि जो हमें ऊपर डाटा है हमारे पास अभी एम्प्लॉय टर्नओवर का है और प्रोडक्टिविटी के हवाले से, तो उसमें हमें उसके बताना है कि एनुअल का जो इनका जो HR का जो सिस्टम है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं सब रिज़ल्ट को देखते हुए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि HRM का रोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। HRL का काम, ह्यूमन HRM डिपार्टमेंट का काम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वर्कफोर्स प्लानिंग है, ट्रेनिंग है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट उसका काम हो रहा होता है। अच्छा, हार्ड HRM क्या है, सॉफ्ट HRM क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हार्ड HRM मीन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एज अ कॉस्ट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। हार्ड HRM में ये कि हम ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ एज अ कॉस्ट, हम एम्प्लॉय को एज ए कॉस्ट ले रहे होते हैं कि हाँ भाई ये जो एक हमें कॉस्ट है, हम ये नहीं देख रहे थे कि ये एम्प्लॉय एक हमारे लिए एसेट्स है। तो यानी एक हार्ड HRM का एक ये है। और फिर दूसरा ये कि वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती कहाँ, जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी आप खुद ही अपनी बात कह रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी और के इनपुट नहीं लिए, और एक होता है ना ग्रुप लेवल पे डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। ये हार्ड में HRM होती है। सॉफ्ट HRM में क्या, सॉफ्ट HRM में क्या, फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप फोकस करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपनी एम्प्लॉइज़ का। और ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है और एम्पावरमेंट होती है। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये कि जहाँ पे तमाम लोगों से आप सबका इनपुट लेते हैं, सबसे पूछते हैं, मशवरा करते हैं। कोई भी आपको कोई चीज़ डिस्कस करना है, कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है या कोई नई पॉलिसी डिस्कस करना है, तो वो सब के सब आप जो है सब लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है हमारी कराती डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप और एम्पावरमेंट आप दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम HRM के कुछ हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स के जो हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ फ्रेडरिक टेलर हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट वे अप्रोच टू एवरी जॉब एंड टू फाइंड द बेस्ट वे Taylor explored and dissected the job and broke it down to individual components. This is called job specialization. टेलर ने ये कहा था कि अगर हम जॉब स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। He believed that people could be trained to become expert at one particular component of the job. Taylor research revolutionized the way of work was organized in many industries. Mayos put emphasis on changing on working condition. ये जो टेलर ने कहा कि आप जॉब स्पेशलाइजेशन पे जाएं, मायो एम्फेसिस इन चेंजिंग इन मायो उन्होंने कहा कि आप जो है वर्किंग कंडीशन पे आप काम करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वर्किंग कंडीशन है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, वर्किंग इन टीम, इस्टेब्लिशिंग ग्रुप, और ये सब चीज़ें जो है ना टारगेट, और उनको खुद आप देखें, टारगेट खुद आप बनाएं। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके जो पूरे जो वर्क फोर्स एनवायरनमेंट है उस पर क्या हम जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं HRM की जो हमारे पेज आई हैं इससे पहले टेलर मायो हर्जबर्ग की, उसको हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हर्जबर्ग की थ्योरी कहते हैं, हर्जबर्ग थ्योरी प्रपोज द मोस्ट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द जॉब सेटिस्फैक्शन। एक मोटिवेटर्स था और एक
हाइजेनिक, उसके बारे में डिस्कस किया कि अच्छा मोटिवेटर्स में क्या होता है, अचीवमेंट, रिकग्निशन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। अच्छा, द मोस्ट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट द जॉब सेक्टर इज हाइजेनिक। हाइजेनिक एलिमेंट्स मीन कंपनी की जनरल पॉलिसी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये 3 थ्योरीज़ हैं जो हमें एचआरएम के हवाले से हमें यहाँ पे बताया कि क्योंकि हमें एक्चुअली ये बताना है कि एचआरएम की क्या क्या थ्योरी हैं कि जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या? लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ अ टेस्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इफ़ आउटपुट पर वीक if output per worker increase over time, then labor productivity and efficiency is increased. Absenteeism is commonly used as a measure of workforce motivation as well as focused on and motivated staff will avoid missing days from the work cost. तो ये हमने कुछ समझ लीजिए, ये जो हमारा जो एक नॉलेज का जो सेगमेंट है, यानी हम बताते हैं कि जो चीज़ हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ये डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये लेबर प्रोडक्टिविटी वाले हवाले से बताया है वो क्या चीज़ है, एब्सेंटिज्म के हवाले से बताया वो क्या चीज़ है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो इस केस में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। अब मिसाल के तौर पे लेबर प्रोडक्टिविटी 2000 से 1800 प्रोडक्शन पर पर्सन आ गई, जिसकी हमने अभी क्वेश्चन 2 में कैलकुलेशन भी की थी, आपने देखा होगा। लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ हो गई जो 20 से 30% बढ़ गई। लेबर प्रोडक्टिविटी हैज़ डिक्रीज बाय 200 स्कूटर्स पर एम्प्लॉइज़। अगर अब हम प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, हम एचआरएम को कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो हमने ये देखा कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो गई है, हमारी लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ हो गई 20 से 30% चली गई है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन शिफ्ट पैटर्न, हमारे यहाँ जो अभी एचआरएम की जो पॉलिसी चल रही है, जो प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके अंदर जो शिफ्ट का पैटर्न नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शिफ्ट में, एक शिफ्ट जो है लंबे अरसे तक चल रही है। वीकली प्रोडक्शन टारगेट्स दिए जाते हैं कि हाँ भाई आपको वीकली प्रोडक्शन हो गए और टारगेट होगा उसी हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे थे। इसके अलावा स्टाफ ने कहा था कि हम यूनियन बनाना चाहते हैं, तो उस पर यूनियन बनाने को भी इन्होंने अलाउ नहीं किया एनोला की कंपनी ने। और दूसरी बात ये कि फिर एब्सेंटिज्म जो है इसी हिसाब से बढ़ती गई। और लिंक टू यूज़ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एंड द बैटरी फोर्सेस, इसी वजह से अब क्योंकि बैटरी एक दफ़ा ख़राब भी हो गई थी जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होगी। और फिर ये हुआ कि ट्रेनिंग ऑन स्पेशल स्किल भी इन्होंने सिर्फ ये जो स्पेशल स्किल है उसी पे देनी, स्पेसिफिक हर एक पे नहीं दी। तो इन सब को अगर हम एनालाइज करें तो उससे हमें ये पड़ता है कि अगर हार्ड अप्रोच जो है ना बहुत ही इम्पैक्ट करती है कंपनी पे, एनोला के जैसे तमाम के तमाम एम्प्लॉय जो एलियनेट हो गए हैं, लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ गई है, लेबर टर्नओवर की वजह से प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही है। नई एम्प्लॉइज़ को अगर आप लेते हो तो उसकी बड़ी कॉस्ट पड़ती है। और फिर ये कि आप यूनियन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि जो आपका एक जो बार्गेनिंग पावर है या डिस्कशन है वो आपने स्टाफ और मैनेजमेंट के दरमियान वो ख़त्म कर दी है। क्योंकि यूनियन को आप ऐसे प्रोडक्टिव ले सकते हैं अगर आप उसको करना चाहिए, यूनियन को एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ले सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं तो जिसकी वजह से ट्रेनिंग की ना देने की वजह से भी क्या हो रहा है कि उतना अच्छे लोग जो कस्टमर डिमांड है आप उसको प्रॉपर फिल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, एम्पावरिंग भी अगर आप करें तो हम एम्पावरिंग से ये होगा कि मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और ये हमें रहेगा कि क्वालिटी हम प्रोडक्ट लोगों को दे सकेंगे। ट्रेनिंग और स्पेसिफिक स्किल में इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, अगर हम स्पेसिफिक स्किल के साथ साथ और भी दूसरे स्किल भी हम करवाएं तो उससे ये रहेगा हमारे वर्कफोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम लोगों को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। अगर लोग छोड़ के भी जाते तो हम आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ एचआरएम में। अगर देखा जाए तो इससे एचआरएम हार्ड एचआरएम से ये तो है कि कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, मगर ये कि आपका जो कम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है, ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं आप, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। मगर इसके बहुत से कम सम एम्प्लॉयज़ इसको तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर हर कोई ना डायरेक्टली जो ऑर्डर है और सुपरविज़न वो आपका फिर बढ़ जाएगा। बेटर कंट्रोल इज आर मोर क्लोजली सुपरवाइड, इससे फिर ये कि बेटर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉइज़ जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे आपके सुपरविजन अच्छी बढ़ जाती है। डिसीजन में बी मेड मोर क्विकली मेकिंग ओनला फॉर मोर एक्सपेंसिव टू चेंज।
अच्छा, अब इवैल्यूएशन हम देखते हैं, बस ये लास्ट हमारा पॉइंट है। अगर हम इन सब चार्जों को देखें तो एलिमेंट्स दैट द इवैल्यूएट जजमेंट माइट डिपेंड्स ऑन गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली फाइंड अदर एम्प्लॉयमेंट टू। अगर एक जो गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उसमें सिचुएशन में तो उसमें तो एम्प्लॉयज़ को बहुत आसानी से दूसरी जगह पे जॉब मिल रही है और आराम से जा सकते हैं। अच्छा, प्रीमियम प्राइसेस पर प्रोडक्ट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड विल ए हार्ड अप्रोच इंश्योर this cost effectively as a quality inspector required and employees not given responsibility। हार्ड अप्रोच हमने क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ तो इसमें इसलिए हम क्वालिटी इंस्पेक्टर को उतना हम नहीं दे सकते, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकते। एक्सटेंट टू विच हार्ड अप्रोच रिड्यूस कॉस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट टू कम्पिटिटिवनेस। अब इससे ये होगा, अगर हम हार्ड अप्रोच से तो कॉस्ट तो हम कम कर रहे हैं, मगर हमारी जो कंट्रोलिंग की भी कॉस्ट होती है हमारी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोलिंग जो है अपनी चीज़ों के साथ बहुत इन्वायरमेंट हो जाती है। अच्छा, अदर फैक्टर्स और भी हैं अगर हम देखा जाए, अदर फैक्टर्स दैट माइट कंट्रीब्यूट द डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स परफॉर्मेंस। एक तो जो नेटन में जो इनके एच आर के जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनकी अप्रोच बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से उनके जो नीचे के स्टाफ जो अनसेटिस्फैक्ट्री थी। फिर लेबर टर्नओवर उनका काफ़ी बढ़ रहा था, हालांकि इकोनॉमिक इसकी वजह एक थी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, और जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो सब चीज़ें हो रही। तो स्टूडेंट्स ये सब देखा आपने, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन 3 भी हम लेके आ रहे हैं। आप उसको देखिएगा और इसमें कुछ भी हो तो हमें फिर बताइएगा, हम उसी हिसाब से उसको आगे और आपके लिए फर्दर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।